हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर्दी लगना, जुकाम होना, छींके आना बहुत ज़्यादा, साइनस की प्रॉब्लम, आपके शरीर में कफ जमना, ये जो सारी दिक्कतें हैं इनका सबका समाधान आयुर्वेद में कैसे बताया गया है। अगर किसी को पुराना नज़ला होता है, पुरानी जुकाम रहती है, खांसी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कफ की प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए कि किस तरह से आयुर्वेद में कफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कहा गया है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिमार्जनम। दोस्तों, यह आयुर्वेद का सूत्र अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी जो बीमारियां हैं उसकी जड़ को ढूंढने की बात की गई है। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आयुर्वेद कहता है सबसे पहले आप उसका कारण ढूंढिए, किस वजह से आपको वो प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप लोग जैसे एलोपैथी में किया जाता है, आपको ऊपर ऊपर से दवाई दे दी जाती है और जो प्रॉब्लम है उसको दबाया जाता है, धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है वो इतना विकराल रूप ले लेती है कि उसे बाद में हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसी तरह से अपने कफ की प्रॉब्लम्स को दबाते रहेंगे, आपको अगर सर्दी जुकाम होता है उस पे मेडिसिन लेते रहेंगे और उसको एलोपैथी के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करेंगे, तो वो जो प्रॉब्लम है वो कभी ठीक नहीं होगी और हो सकता है आगे चल के जो वो कफ की प्रॉब्लम है वो दमे का रूप ले ले। तो हमें आयुर्वेद के माध्यम से समझाया गया है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको वो कफ हो रहा है, वह कारण ढूंढकर उस कारण को रोकना है, ताकि जो आगे भविष्य में आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे हम लोग बच सकें। जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमारे नाक से पतला पानी गिरता है। यही पतला पानी अगर ठीक समय पे इलाज ना हो तो यही जो पतला पानी है वो धीरे धीरे जमने लगता है और जमते जमते ये गाढ़ा हो जाता है और फिर बाद में साइनस में आपको प्रॉब्लम करेगा और आपको धीरे धीरे ये जो चीज़ है वो कफ बन जाती है और आपको आगे आगे दमा का रूप ले लेती है। अब इसे अगर हम लोग पहले ही रोक लें तो इससे बहुत सारी बीमारियां रुक सकती है। अगर ये चीज़ आपके साथ होती है, आपका कफ जो है वो पूरी तरह साफ नहीं होता है उस टाइम पे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी, आपको बेचैनी रहेगी, हो सकता है आपको नींद ना आए और कई लोगों के गले में आपने देखा होगा हमेशा वो कफ फंसा रहता है और वो इस तरह से करके उस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इसी वजह से होती है कि जब हमें सर्दी जुकाम होता है या कोई भी कफ की प्रॉब्लम होती है, तो जब वो कफ हमारे गले से या हमारे शरीर से पूरा साफ नहीं होता है तो वो जो पुराना कफ है वो जमता जाता है और जो नया कफ है उसके ऊपर और लेयर बनाता रहता है। ये सारी तकलीफ़ें कैसे बनती है, कैसे जन्म लेती है, तो इसके ऊपर आयुर्वेद बताता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो फ्रिज का खाना खाते हैं, ठंड से हमें हमेशा अपना बचाव करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा में घूमते हैं, बहुत ज़्यादा एसी का उपयोग करते हैं अपने जीवन में। देखिए, हर चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका होता है कि अगर आप सारे दिन एसी का यूज़ करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। हर समय ठंडा बाहर, जैसे कार में एसी चलाया, फिर उसके बाद जस्ट आप कार से उतरे और आप नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है में गए और आपको सर्द गर्म वहाँ पे वो चीज़ होगी और आप बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रहने की आदत है या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को जन्म देती है। कई लोगों की आदत होती है फ्रिज का बचा हुआ जो खाना होता है उससे खाने की, बहुत ज़्यादा फ्रिज का खाना खाना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन, कोको कोला ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, शरबत होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ठंडे द्रव्यों का उपयोग करना, आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा खाना, ये सभी चीज़ें जो हैं वो जन्म देती है आपके शरीर में कफ को। अब जितना आप अपने शरीर के हिसाब से आहार लेंगे उतना आपका शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसी तरह का जो खाना खाएंगे सारे दिन भर में तो वो आपके शरीर में फिर कफ की वृद्धि करेगा। अब आपको इन सब चीज़ों से कैसे अपना बचाव करना है वो भी हम लोग आगे जानेंगे। रात्रो जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम
दीवा। यह अष्टांग हृदय का सूत्र है। इसका मतलब क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा रात्रि में जागा करते हैं और दिन में सोया करते हैं, कई लोगों की आदत होती है, देखिए कई लोगों की तो आदत होती है और कई लोग इसका जो दुरुपयोग है वो खुद चलाकर करते हैं, इस चीज़ के लिए मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जैसे उन लोगों की मजबूरी है जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट में वर्क करते हैं, तो उनकी ये चीज़ जो है मजबूरी है। लेकिन अगर आपके दिन भर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपको रात्रि में कोई ऐसा नाइट शिफ्ट आपकी नहीं है और उसके बाद भी आप ये चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ आयुर्वेद में कही गई है बुद्धि का दुरुपयोग, यानी कि प्रज्ञा प्रयात। अगर आप रात्रि में जागते हैं तो आपके शरीर में पित्त दोष की अधिकता होती है, आप दिन में सोते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष की अधिकता होती है। तो ये जो दोनों चीज़ है आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे फिर, तो आप ट्राई करें कि रात्रि में समय पे सोएं। अगर आप रात्रि में समय पर नहीं सोते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, आपका जो रूटीन है, पूरा जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ जाता है, उसका टाइमिंग्स पूरे बिगड़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि रात्रि में आप जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और जितना हो सके उतना आपको दिन में विश्राम करने की थोड़ी बहुत आप विश्राम कर सकते हैं, जैसे कि 15 से 20 मिनट। आपको इससे ज़्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए। हो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपके घर में बहुत वर्क है, तो आप आधे घंटे तक आराम से सो सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक, जैसे 2-2, 3-3 घंटे तक अगर आप सोने की आदत बनाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में बताया गया है, आप जैसे ही खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में जब दिन का खाना होता है, लंच होता है, उसके बाद में आप बाईं करवट लेकर लेट जाइए। बाईं करवट जब हम लोग लेट जाते हैं तो उसके बाद में हमें आराम से आधे घंटे की पावर नैप आप ले सकते हैं। ये आपके लिए खाना पचाएगा, इससे कफ दोष भी शरीर में नहीं बढ़ता है। इस प्रक्रिया को आयुर्वेद में वाम कुशी बताया गया है। अब आयुर्वेद में आगे देखें तो क्या है, अत्यंबुपान, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना। आपके आजकल लोग क्या क्या एडवाइस करते हैं, अगर आप अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हैं, अपने हेल्दी हेयर्स चाहते हैं, अपनी स्किन को बहुत ग्लोई बनाना चाहते हैं, तो आप पानी पीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो लोग सुबह उठकर बहुत ज़्यादा पानी पीने के शौकीन हैं। आज लोगों की मतलब कैपेसिटी नहीं होती है, वो उससे ज़्यादा पानी पीने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया 1 लीटर पानी पीना है, तो वो इतना बड़ा बॉटल लेके सुबह सुबह बैठ जाते हैं वॉशरूम जाने से पहले और उस चीज़ को, पानी को पीते हैं। तो आयुर्वेद कहता है यहाँ पर कि आप उतना ही पानी पीजिए जितनी आपकी क्षमता है, और सुबह सुबह उठकर खाली पेट कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप सुबह उठकर खाली पेट रोजाना पानी पीते हैं, कभी कभी आप पी सकते हैं जब आपको थोड़ी प्यास लगे, क्योंकि आजकल सब लोग एसी में सोते हैं, तो एसी से सोकर उठकर जैसे ही आप उठते हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्यास लग सकती है। तो 1-2 घूंट आप पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप पूरे दिन भर में इस तरह से पानी पीते हैं सुबह उठते ही, तो जो हमारे शरीर में अग्नि का प्रदीपन हो रहा है, अग्नि जलती है खाना पचाने के लिए। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में जठरा अग्नि है वो वैसे ही मंद है, क्योंकि जब सूर्य उदय होगा उसके बाद जब सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाता है, 8-9 से 10 बजे के बीच आप देखते हैं कि सूर्य बहुत अच्छे से निकल जाता है, तो तब आप पानी पी सकते हैं। आप खाना खा लीजिए, उसके बाद में आप पानी ले लीजिए 1-1.5 घंटे बाद में, तो वो आपके पानी को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही पानी पीने के मतलब शौकीन है, तो वो चीज़ आपको फिर स्टॉप करनी पड़ेगी। अब कई लोग क्या करते हैं, सूर्यास्त होता है उसके बाद भी पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, सूर्य से हमारे जो वाटर है उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे शरीर का सूर्य से ऐसे कनेक्शन है कि अगर आप लोग सूर्यास्त के बाद में या सूर्योदय से पहले पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये आपको जुकाम, नज़ला, कफ आपके शरीर में बढ़ाएगा। क्योंकि जो सूर्य है उसकी तेज से, उसकी गर्मी से ही हमारा जो खाना है वो पचता है। हमें लगता है पानी तो बस ऐसे ही फ्लश आउट हो रहा है शरीर से, जी नहीं, आपके शरीर को पानी पचाने के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है। तो आप देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो भी डाइजेस्ट होता है, और जो आप पानी पी रहे हैं तो वो भी डाइजेस्ट होता है। फ्री में अगर आप सारे दिन भर में पानी पीते रहेंगे तो आपकी जो अग्नि है उसको मंद करने का काम करेगा वो धीरे धीरे।
अब आयुर्वेद कहता है कि जो इस तरह का व्यक्ति है उसे कैसा खाना देना चाहिए। उसमें आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं। कैसे रस? अम्ल रस प्रधान हो, मतलब खट्टा हो वो खाना, और नमकीन हो, स्निग्धता लिए हो। स्निग्धता से यहाँ पर मतलब है चिकनाहट हो, उसमें घी की चिकनाहट हो, तो वो उसके लिए हेल्दी है, क्योंकि जो घी है वो तीनों दोष को कम करता है। वात, पित्त और कफ तीनों के ऊपर काम करता है बहुत अच्छे से। तो स्निग्धता लिए हो, ज़्यादा उसमें वाटर नहीं हो, मतलब द्रव रहित हो, जैसे कि छाछ लेना, बहुत ज़्यादा शरबत लेना, बहुत अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी का सेवन करना खाते टाइम पर, तो ये चीज़ें उनके साथ में ना हो। और जो सबसे बड़ी बात है, वो जो खाना खा रहे हैं वो थोड़ा गर्म हो, गुनगुना हो। ठंडा खाना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को गलाता है। ऐसा मेरी दादी कहा करती थी कि हमें बहुत ज़्यादा जो गरम खाना है वो नहीं खाना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और लेकिन हमें जैसे जो खाना गुनगुना है, टेम्परेचर उसका कम हो गया है, उसी खाने का सेवन करना चाहिए। हमें ठंडा भी नहीं खाना चाहिए खाना। ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, कुछ ना कुछ सोचते ही रहना हमेशा दिमाग में, और हर चीज़ के ऊपर बार बार गुस्सा करना, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करना, और ये जो जैसे रात को ठीक से सोना नहीं, और आप अगर अपने वेगों को रोकते हैं, जैसे कि मलमूत्र, छींक इत्यादि, आप जंघाई लेना, उबासी लेना जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये सारे अगर आप लोग वेग रोकते हैं तो भी आपके शरीर में कफ दोष की अधिकता होगी। अब आयुर्वेद में इसकी क्या चिकित्सा बताई गई है, मतलब जैसे हमारा टॉपिक तो यही था ना कि आयुर्वेद में इसका मतलब हम लोग इलाज कैसे करें। तो आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? अब आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आंवला खाना पड़ेगा, आपको तले भुने खाने से दूर रहना पड़ेगा, बाहर का फूड जितना हो सके आपके लिए उतना अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, ये जो तड़क भड़क वाली चीज़ें होती है उसको कम करना पड़ेगा। पैकेट फूड जो होता है वो नहीं खाना है आपको। अब आहार कौन सा लें जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े? जैसे कि हमने षड्रसात्मक जो द्रव्य हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो आयुर्वेद कहता है इस तरह का खाना सर्दी वाले जो लोग हैं उनको खाना चाहिए, जिनको सर्दी लग जाती है जल्दी जल्दी, कफ दोष बढ़ता है जिनके शरीर में, उसके लिए वह खाना उत्तम है। लेकिन अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि अगर आप डेली गिलोय लेते हैं, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गई, आंवला हो गया, इस तरह के जो आहार हैं, ये जो रसायन होते हैं, ये आपकी शरीर में बहुत अच्छी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत होती है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ दें जो आपके शरीर के लिए उत्तम नहीं है, और सिंपल जो लाइफ है उसको जिएं, अपने जीवन जो है आयुर्वेद के हिसाब से जीने की कोशिश करें, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत होगी। दूसरा, आयुर्वेद कहता है निदान परिमार्जनम, यानी कि जो आपका रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ हो रही है, उस कारण को तोड़िए, उस कारण के मिटाने का प्रयास कीजिए अपने जीवन से। जिस वजह से अगर आप रात को बहुत लेट तक जाग रहे हैं तो ट्राई करें कि आप रात तक बहुत ज़्यादा लेट तक ना जागें। आपके शरीर में इससे कफ दोष बढ़ रहा है या ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये चीज़ आप कम करें। अब फिर थर्ड जो चीज़ आती है वो ये है कि आप अपनी जो समस्या है उसका इलाज कैसे कर रहे हैं। अब अपनी समस्या का इलाज या तो आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, छोटी मोटी है तो, लेकिन अगर बहुत हाई लेवल तक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसे पंचकर्म होते हैं जिनसे आपका जो कफ दोष है शरीर से वो निकाला जा सकता है, और आपके शरीर को बहुत अच्छी तरह क्लीन किया जा सकता है कफ दोष की अधिकता से। हम लोग घर में होम रेमेडीज़ के तौर पर क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, तवे पर अजवाइन भूनकर उसे एक रुमाल की पोटली में बांधकर आप उसको नाक में लगाकर सूंघ सकते हैं। उसके एक रुमाल में पोटली बांध लीजिए और उसको सूंघिए। उससे क्या होता है, आपकी जो नोज़ ब्लॉक है, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो विक्स आती है, विक्स इनहेलर आते हैं, उन्हें सूंघते हैं नाक में डाल के, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो आपके कफ को धीरे धीरे जमाती है। लेकिन अगर आप अजवाइन जो होती है, आप उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं तवे पे, उसके बाद पोटली में बांध के उसको अच्छे से उसकी
की जो स्टीम है नाक में लेकर और सूंघ सकते हैं। अब बच्चे को कैसे दिलवाएं, क्योंकि बच्चा नहीं सूंघेगा अगर आप इस तरह से उसे बनाकर देंगे। तो आप तवे पर उसे रखकर और गरम गरम तवे पे अजवाइन डाल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, मतलब जो चीज़ नेचर में तीखी होती है और जिससे ये जो हमारा कफ है वो मेल्ट होता है। आप थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं और उसके बाद में आप अपना जो फेस है उस तवे के ऊपर रखें, मतलब तवा अगर नीचे है तो अपने फेस को ऊपर रखें जहाँ से वो धुआं आ रहा है, और हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। उस धुएं को आप बच्चे को दिलवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम में अगर आप स्टीमर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब पतीले में डालकर पानी डालकर उसमें अजवाइन डाल के स्टीम ले रहे हैं, तब तो वो आपके लिए अच्छी है। लेकिन आप स्टीमर में अजवाइन नहीं डालिएगा, उससे वो पानी उबलता है बहुत ज़्यादा और आपको जल सकते हो। आयुर्वेद और भी चिकित्सा बताता है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। स्नेहम, संवेदन, नस्य। नस्य एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। नस्य आपको कैसे करना है, आप तिल का तेल या सरसों का तेल लेकर अपनी नाक में 2-2 बूंद डाल सकते हैं। अगर किसी जैसे छोटे बच्चे नाक में बूंद नहीं डलवाते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेकर उनके इस लिटिल फिंगर से उनके नाक में लगा देना है, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, उस चीज़ का बेनिफिट मिले। अगर आपके बच्चे ये चीज़ डलवा नहीं सकते हैं अपने नाक में तो आप बच्चों के साथ में इस तरह से कर सकते हैं। और स्नेहन में क्या करना है, आपको अपने शरीर पर मालिश करनी है। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो जहाँ जहाँ पर आपको बलगम होती है, जैसे कि नोज़ एरिया पर, आपके छाती पर, तो आपको गुनगुना तेल लेना है। तिल का तेल ले सकते हैं आप, या घी ले सकते हैं, या सरसों का तेल ले सकते हैं। उसको गुनगुना करके अपने जो छाती है उसके ऊपर मालिश करनी है, और अपने नोज़ एरिया पे, अपने सिर पर, अपने यहाँ पर जो ये एरिया होता है इस चीज़ पर, तो इस जगह अगर आप हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो ये जो कफ है उसको मेल्ट होने में बहुत सहायता मिलेगी। उसके बाद आप इस चीज़ का, जिस तरह से मैंने आपको पोटली बताई, अजवाइन की पोटली से या नमक की पोटली से हल्का गर्म करके उनको और उससे सेक भी ले सकते हैं। इससे वो जो कफ है वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। आप थोड़ा सेक गले के ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब गला ख़राब होता है तो जो ये सेक अगर आप लेंगे तो वो जो कफ है वहाँ पर पुराना जमा हुआ उसको मेल्ट होने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बारिश के दिनों में और सर्दियों के दिनों में हल्दी वाला दूध रात को रोज़ पीना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप आयुर्वेदिक चाय बना सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा बना सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसकी रेसिपीज़ भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इस रेसिपी के हिसाब से अगर आप आयुर्वेदिक जो चाय बनाकर पीते हैं तो आपके कफ दोष को ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। आप इन चीज़ों का उपयोग अपने घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को एक रामबाण उपाय बताती हूँ इस चीज़ का। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको आप ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते हैं तो आपको 1 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है। अदरक का जूस जो होता है उसको घिस लीजिए, उसके बाद उसका जो जूस है वो निकाल लीजिए। उस अदरक के जूस को आपको करना है गरम, गुनगुना होने तक, मतलब हल्का गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, गुनगुना हो। उसके अंदर आपको अदरक के को ही गरम करना है, मतलब अदरक के जो जूस है उसी को गरम करना है। इसमें शहद को गरम आपको नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ को शहद अब उसमें मिला दीजिए, जो अदरक का जूस है उसमें मिलाने के बाद में ये जो एक तरह से आपका कफ सिरप बनके तैयार हो गया है। इस कफ सिरप को आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं या आप खुद भी ले सकते हैं। और इसको लेकर बस इसको जैसे रात में आप सो रहे हैं तो इसको लेकर सो जाइए। ये आपके जो पुराना नज़ला है इस चीज़ को ठीक करने में बहुत मदद देगा और आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इस चीज़ को रिकवर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।